दोस्तों, मैं वापस आ गया हूँ एक और वीडियो लेके, जो कि होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट डिज़ाइन पैटर्न पे। और ये इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस पे स्टैंड अलोन क्वेश्चन आते हैं इंटरव्यूज में। सिर्फ ये इकलौता एक पैटर्न लग रहा होगा उस क्वेश्चन में, जिसको आप लगा दोगे सिलेक्ट हो जाओगे। तो चलिए समझते हैं यार एक एग्जाम्पल के थ्रू। ये सब जो थ्योरी है ना, उस पर अभी ध्यान मत देना, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि यार सपोज करो ऑर्डर प्लेस करना है आपको, ठीक है। स्विगी, जोमेटो, एप्टो एप्टो जहाँ पे भी ऑर्डर प्लेस करते हो, तो इस सिस्टम में आप देख रहे होगे ना कि जो ऑर्डर है, ऑर्डर जो आप प्लेस करोगे, उसकी मल्टीपल स्टेट्स हैं जो टाइम के साथ चेंज होंगी। जैसे पहले वो प्लेस्ड होगा, फिर वो प्रिपेयर होगा, फिर वो आउट फॉर डिलीवरी होगा, फिर वो डिलीवर हो जाएगा। और बीच में आप चाहो तो उसको कैंसिल भी करवा सकते हो, तो एक स्टेट कैंसल्ड की भी हो गई। ठीक है। प्रोसेस बस इतना आपको करवाना है कि नेक्स्ट 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 स्टेट पे मूव कराना है आपको अपने ऑब्जेक्ट को। जो आपका ऑर्डर है वो ऑब्वियसली बदल बदल के नई नई स्टेट्स पे जाएगा। ये आपको सिस्टम बनाना है, ठीक है। तो यार भूल जाते हैं कोई डिज़ाइन पैटर्न दुनिया में एग्जिस्ट करता है और देखते हैं कि कैसे इसको बनाएंगे। अच्छा, उससे पहले बहुत आपके क्वेश्चंस आते हैं कि डिज़ाइन पैटर्न हम यूज़ क्यों करते हैं, इसका मतलब क्या है। तो यार मैं चलो आपको एक एनालॉगी देता हूँ। मान लो आपके पास, समझ लो, बाइक है, ठीक है। कुछ उसमें खराबी आ गई, ठीक है। तो आप लेके गए मैकेनिक के पास, मैकेनिक से बोला कि यार देखो यार, इसमें इंजन में कुछ खराबी लग रही है, सफ़ेद धुआं छोड़ रही है बाइक। तो उसने इंजन सही कर दिया, लेकिन आपकी क्लच प्लेटें खराब हो गई। या इंजन सही कर दिया, एग्जॉस्ट खराब हो गया। या इंजन सही कर दिया, बैटरी में कुछ इधर उधर कर दिया, कुछ और खराबी कर दी। तो आप ऑब्वियसली उसको गाली दोगे ना कि यार जो सही कराने लाए थे वो तो तुमने कर दिया, नया खर्चा अलग से ला दिया। तो इसके लिए ये मैकेनिक के जो गुरु लोग होते हैं ना, बड़े मैकेनिक, वो क्या करते हैं ना, मैकेनिकल डिजाइन पैटर्न, ये कोई टर्म नहीं होता, ये हाइपोथेटिकल टर्म है। तो इन मैकेनिकलों के लिए भी डिजाइन पैटर्न होते हैं कि सफ़ेद धुआं छोड़े तो ये कर देना, काला धुआं छोड़े तो ये कर देना, इंजन में गुर्र की आवाज़ आए तो ये कर देना, ढर्र की आवाज़ आए तो ये कर देना, बैटरी चार्ज नहीं हो रही है तो ये कर देना। ये सेट डिज़ाइन पैटर्न है। और बड़े मैकेनिक बता के रखते हैं अपने छोटे भाई को कि यार जब ये डिज़ाइन पैटर्न तुम लगाओगे तो केवल सफ़ेद धुएं की प्रॉब्लम सॉल्व होगी, सिस्टम में और कुछ खराब नहीं होगा। सिमिलरली यार, जब आप वेब प्रोडक्ट बनाते हो ना, तो कुछ कॉमन सेट ऑफ प्रॉब्लम्स आती थी लोगों को, जिसको हैंडल करने के लिए उन्होंने एक डिज़ाइन पैटर्न्स की लिस्ट निकाली कि जब भी आपके सिस्टम में इस तरह की फंक्शनैलिटी आपको डालनी है, इस तरह की चीज़ करनी है, तो ये डिज़ाइन पैटर्न पक्का सॉल्व कीजिए। वरना होगा यही कि कल को यार सिस्टम में आप कुछ एक जगह चेंज करोगे, सफ़ेद धुएं वाली प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, और पीछे इंडिकेटर ख़राब हो जाएगा। तो बस उसी के लिए डिज़ाइन पैटर्न बनाए गए हैं। तो आज के हमारे डिज़ाइन पैटर्न में यूज़ केस ये है कि जब भी आपके पास कोई एक वेरिएबल है, जो हमारे केस में ऑर्डर है, जो मल्टीपल स्टेट्स ले सकता है, तो उस स्टेट्स में ट्रांसफ़र करने का, ऑब्जेक्ट को स्टेट में ट्रांसफ़र करने के लिए हम स्टेट डिज़ाइन पैटर्न को यूज़ करते हैं। तो आप देखते हैं कि अगर हम स्टेट डिज़ाइन पैटर्न को यूज़ नहीं करेंगे तो क्या प्रॉब्लम आएगी। तो मैंने आपको समझाया कि ऑर्डर है, उसकी मल्टीपल स्टेट्स हो सकती हैं। तो हमने क्या किया ना, एक क्लास बनाई, ठीक है। उस क्लास में एक स्ट्रिंग रखी करंट स्टेट, जो बताती है करंट स्टेट क्या है ऑब्जेक्ट की, ठीक है। और ये कंस्ट्रक्टर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, मैं नहीं बताऊंगा। और फिर एक नेक्स्ट नाम का फंक्शन बताया, जो बेस्ड ऑन करंट स्टेट क्या है, अगली स्टेट डिसाइड करती है। करंट स्टेट प्लेस है तो प्रिपेयर कर दो, प्रिपेयरिंग है तो आउट फॉर डिलीवरी कर दो, ऐसे करते करते अगली स्टेट वो डिफाइन करती है, ठीक है। और इसमें एक प्रिंट स्टेटस नाम का फंक्शन दिया, जो करंट स्टेटस को सिंपली प्रिंट करता है। कैंसिल नाम का फंक्शन दिया, और ये जो कैंसिल नाम के फंक्शन में भी चेक करते हैं कि ऑर्डर प्लेस हुआ भी है या प्रिपेयर हो रहा है, तभी कैंसिल करा सकते हो। डिलीवरी के लिए बाहर निकल गया या डिलीवर हो गया उसके बाद कैंसिल नहीं करा सकते हो। तो मैं 50 बार हर वीडियो में बता चुका हूँ आपको कि इफ एल्स कभी भी इतना सारा दिखे ना, तो घटिया कोड है। आपका टीम लीड कभी पीआर रिव्यू ही नहीं करेगा। रिव्यू क्या, वो पहले भगा देगा, एस्केलेट अलग से कर देगा, शिकायत अलग से कर देगा। तो ये इफ एल्स इतना सारा कभी लगाना मत, ठीक है। जब भी इस तरह का इफ एल्स कोड दिखे तो सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये होती है ना यार, कि ओपन क्लोज प्रिंसिपल की धज्जियां उड़ जाती हैं यहाँ पे। ओपन क्लोज प्रिंसिपल क्या कहता है, अ क्लास शुड बी ओपन फॉर एक्सटेंशन, क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन। अब देखो, सपोज करो कि बीच में एक नई स्टेट घुस गई, रिटर्न, ठीक है। मान लो कि आपने कुछ बैडमिंटन मंगाया या कुछ मंगाया, बीच में आप रिटर्न कराना चाहते हो, तो आप एक और एलसिफ लगाओगे यहाँ पे, क्योंकि एक नई स्टेट है रिटर्न। और उस एलसिफ के अंदर कुछ कुछ लॉजिक लिखोगे, तो आप ऑब्वियसली क्लास को, एग्जिस्टिंग क्लास को मॉडिफाई कर रहे हो। तो ओपन क्लोज प्रिंसिपल के खिलाफ है ये, क्योंकि वो कहता है कि क्लास को एक्सटेंड कर, क्लास शुड बी ओपन फॉर एक्सटेंशन, क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन। तो आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। दूसरी चीज़, यहाँ पे देखो, ये जो क्लास है ना, उसका काम क्या है, करंट स्टेटस को होल्ड करना और प्रिंट करा देना, ठीक है। और इस क्लास में ये एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। आप एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐड कर दिए नेक्स्ट करवाने की। तो बेस्ड ऑन करंट स्टेटस अगला स्टेटस डिफाइन कर रहे हो आप।
तो आप दो दो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो, ठीक है। इस क्लास में एक ऑर्डर जो है वो कैंसिल हो सकता है, रिटर्न हो सकता है, तो कैंसिल फंक्शन तो सही है, रिटर्न दे दिया वो भी सही है, मान लो रिटर्न फंक्शन भी आप यहाँ पे दे दो वो भी सही है, प्रिंट स्टेटस दे दो वो भी सही है, ये तो सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आ गए। लेकिन और जो स्टेटस करंट है वो आप चेंज करा रहे हो बेस्ड ऑन इफ एल्स, ये एक और आपने सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, तो सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल भी यहाँ पे फेल हो रहा है। दो प्रॉब्लम ये आ गई। अब तीसरी प्रॉब्लम एक और बहुत यूनिक सी प्रॉब्लम होती है, जब भी आप इफ एल्स नया यहाँ पे ऐड करोगे, हो सकता है कि उस इफ एल्स के लॉजिक में आपने यहाँ तो मैंने सिमुलेट करने के लिए बस सिस्टम आउट प्रिंटलन लगा दिया, यहाँ पे मान लो कुछ कुछ आप लॉजिक कर रहे थे, जिस लॉजिक की वजह से इस ऑब्जेक्ट के क्लास बनने में कोई दिक्कत आने लगी। सपोज करो यहाँ पे कुछ इस तरह का लॉजिक था जहाँ पे ऑब्जेक्ट एक्सप्लोजन हो रहा था। ऑब्जेक्ट एक्सप्लोजन आपको पता ही है कि जब आपका ऐप स्केल करेगा, मिलियंस ऑफ यूज़र रिक्वेस्ट डालेंगे तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बनेंगे। आपने उस केस को हैंडल नहीं किया सिंगलटन को यूज़ करके, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट एक्सप्लोजन होने लगा, हीप मेमोरी आउट ऑफ बाउंड आने लगी, और इस ऑब्जेक्ट का क्लास बनना बंद हो गया। तो यार ऑब्वियसली आपने एक नया एलसिफ लगाया था जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुई, बट बाकी जो फंक्शनलिटी पहले अच्छे से चल रही थी वो भी चलना बंद हो गई। तो इसलिए ये इफल्स इफल्स इतने प्रॉब्लमेटिक होते हैं जिनको हमेशा हमें हटाना होता है। तो गोल्डन रूल ये है कि जब भी इस तरह का आपको सिचुएशन आए तो हमेशा ना जो भी आपका वेरिएबल है, हमारे केस में ऑर्डर, उसका स्टेट और उसका स्टेट चेंज करने का लॉजिक, ठीक है, दोनों को अलग करो। उसका स्टेट और उसका स्टेट चेंज करने का लॉजिक दोनों को अलग करो। तो हम लोग करते क्या है ना, ये जितनी भी स्टेट हैं उन सारी स्टेट को क्लासेस के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। तो जितनी स्टेट हैं उतनी आप क्लासेस बना दो। इससे फ़ायदा क्या होता है, कल को मान लो नई स्टेट आई रिटर्न, तो आपको कुछ भी क्लास मॉडिफाई नहीं करनी पड़ेगी, आपको एक नई क्लास बनानी पड़ेगी जो रिटर्न स्टेट को रिप्रेजेंट करेगी। ऑलरेडी आपके पास बहुत सारी क्लासेज हैं जो अलग अलग स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही हैं, रिटर्न के लिए भी आप एक नई क्लास बनाओगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इससे आपका फ़ायदा होगा, और नई नई क्लास बना के कैसे आप कोड को एक्सटेंसिबल रखोगे, ओपन क्लोज प्रिंसिपल को फॉलो करोगे, सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल को भी फॉलो करोगे। तो देखो यार, हम लोग क्या करेंगे ना, पहले तो मैंने आपको बहुत बार बताया कि आपके पास मल्टीपल क्लासेज हैं जिनमें सेम सेट ऑफ फंक्शन है, मतलब उनका सिग्नेचर सेम है। तो हम कहते हैं कि दीज आर रिलेटेबल क्लास एंड दे कैन बी रिप्रेजेंटेड वाया एन इंटरफेस। तो स्टेट के लिए एक इंटरफेस बनाओ, तो हमने ऑर्डर स्टेट नाम का इंटरफेस बनाया, ठीक है। उस इंटरफेस में नेक्स्ट फंक्शन दिया, और ये आर्ग्यूमेंट में क्या ले रहा है, ऑर्डर का ऑब्जेक्ट। ऑर्डर क्या है, वो एक्चुअल वेरिएबल जो स्टेट चेंज करता है, ठीक है, उसका ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है। एक कैंसिल फंक्शन है, वो भी ऑब्वियसली ऑर्डर कोई, मतलब जो ऑर्डर आप पास करोगे उस पर एग्जीक्यूट होगा ये कैंसिल फंक्शन, ठीक है। और एक गेट स्टेटस है। ये गेट स्टेटस फंक्शन क्या होता है ना, जो करंट स्टेट है उसका स्टेटस दे देता है। तो अब देखो, मान लो एक प्लेस स्टेट क्लास है, उसमें हमने इंप्लीमेंट कराया ऑर्डर स्टेट फंक्शन को। अब जब भी हम किसी क्लास में इंप्लीमेंट कराते हैं कोई इंटरफेस, तो गोल्डन रूल ये है कि उस क्लास में हर उस फंक्शन को ओवरराइड कराना होता है जो इंटरफेस में होता है। तो ये तीन एक्स्ट्रा फंक्शन ला सकते हो आप, बट ये तीन फंक्शन तो होंगे ही। एक्स्ट्रा डेटा मेंबर भी ला सकते हो, बट ये तीन फंक्शन तो होंगे ही, ठीक है। तो पहले हमने नेक्स्ट को यहाँ पे ओवरराइड कराया, मैं ये @ओवरराइड एनोटेशन भूल गया हूँ, तो सिंटैक्स पे ज़्यादा ध्यान मत दिया करो, चैट जीपीटी का ज़माना है, मेरा काम आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाना है। अरे वाह, राइम हो गया ये तो। @ओवरराइड एनोटेशन यहाँ भी लगेगा, नीचे भी लगेगा। मैं इस क्लास में तो लगा दे रहा हूँ, बाकी क्लास में नहीं लगाऊंगा, आप समझ जाओगे अपने आप, ठीक है। अब ये @ओवरराइड क्या होता है, तो ये ओप्स कॉन्सेप्ट जाके पढ़ लेना, ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट इसमें अपना कॉलेज वगैरह का अवेलेबल है, तो मैं यहाँ नहीं बताऊँगा आपको, ठीक है। तो आपने क्या किया, एक इंटरफेस बनाया जो स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, एक और जितनी भी स्टेट है उन सब की कंक्रीट क्लास बनाई जिसमें इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कराया। तो पहली क्लास थी प्लेस स्टेट, उसमें आपने नेक्स्ट फंक्शन इम्प्लीमेंट कराया। अभी जो नेक्स्ट फंक्शन लेता है उस वेरिएबल का ऑब्जेक्ट जो अपनी स्टेट को चेंज करता है, हमारे केस में उसका नाम है ऑर्डर, ठीक है। तो अभी जो नेक्स्ट फंक्शन क्या करेगा ना, उस ऑर्डर की करंट स्टेट को चेंज कर देगा जो भी आप डालना चाहते हो। तो हमारे केस में अगर ऑब्जेक्ट अभी प्लेस्ड स्टेट में है और किसी ने नेक्स्ट फंक्शन कॉल किया, तो ऑब्वियसली वो सीधा डिलीवरी तो करा नहीं देगा, प्रिपेयर कराएगा पहले। इसलिए अगर वो प्लेस स्टेट में है और किसी ने नेक्स्ट फंक्शन कॉल किया, तो आप उसकी नेक्स्ट स्टेट जो कि प्रिपेयरिंग स्टेट है, उस न्यू प्रिपेयरिंग स्टेट का ऑब्जेक्ट आप
पास कर दोगे, इससे क्या होगा ना, जो हमारी ऑर्डर क्लास है उसका करंट स्टेट प्रिपेयरिंग स्टेट में आ जाएगा। अच्छा, थोड़ा कन्फ्यूज़न आपको ये हो रहा होगा क्योंकि आपको ये पता नहीं है कि ऑर्डर क्लास हमारी कैसी दिखती है। तो चलो मैं स्टेट की क्लास एक्सप्लेन करने से पहले आपको ऑर्डर क्लास बता देता हूँ। तो थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। स्टेट डिज़ाइन पैटर्न हम तब लगाते हैं जब हमारे पास एक ऐसा वेरिएबल होता है जो अपनी स्टेट्स को चेंज कर रहा होता है। कैसे लगाते हैं? हम लोग हर एक स्टेट के लिए एक अलग क्लास बनाते हैं और वो सारी क्लास एक कॉमन इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रही होती है, क्योंकि रिलेटेबल है तो दे कैन बी प्रेजेंटेड बाय एन इंटरफेस। ठीक है, तो वही हमने यहाँ पे किया है। और जो हमारी एक्चुअल वेरिएबल है ऑर्डर, उसकी क्लास कुछ ऐसी दिखेगी, ये देखो ये देखो ये देखो। तो जो भी तुम्हारा ऑर्डर है यार, हर टाइम पे एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम उसकी कुछ तो स्टेट होगी। ठीक है, तो जो हमारा ऑर्डर स्टेट इंटरफेस था उसका हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया है। अब देखो, मैं फिर से 20 बार बता चुका हूँ कि अगर एक इंटरफेस को 50 क्लासेस इंप्लीमेंट कर रही हैं तो उस इंटरफेस के ऑब्जेक्ट के थ्रू उन 50 में से किसी भी क्लासेस के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस आप दे सकते हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये ऑर्डर स्टेट तो एक इंटरफेस था, उस इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रही थी मल्टीपल स्टेट की क्लास, जैसे प्रिपेयर्ड स्टेट, प्लेस स्टेट, आउट फॉर डिलीवरी स्टेट। उन सभी क्लासेस का ऑब्जेक्ट का रेफरेंस आप यहाँ दे सकते हो। मतलब दिस स्टेट कैन बी एन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपेयर्ड स्टेट, दिस स्टेट कैन बी एन ऑब्जेक्ट ऑफ प्लेस स्टेट, दिस स्टेट कैन बी एन ऑब्जेक्ट फॉर डिलीवर्ड स्टेट। कुछ भी हो सकता है ये, है ना। तो हमने क्या किया, जो हमारा एक्चुअल वेरिएबल था उसकी क्लास कुछ ऐसी दिख रही है जिसमें हम स्टेट इंटरफेस का एक ऑब्जेक्ट रखते हैं। ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी आपका कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, अब क्योंकि हमारे केस में ऑब्वियसली सबसे पहले पहली स्टेट क्या होगी, ऑर्डर प्लेस ही हुआ होगा। ऐसा तो है नहीं कि आपने प्लेस नहीं किया सीधा डिलीवर हो गया, है ना। तो इसलिए इनिशियलाइजेशन हम लोग करेंगे प्लेस स्टेट से। ठीक है, तो देखो इंटरफेस है, उसका ये ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इस इंटरफेस को प्लेस स्टेट क्लास ने इंप्लीमेंट किया है इसलिए दिस डॉट स्टेट इक्वल टू न्यू प्लेस स्टेट हम कर पा रहे हैं। तो अब जो तुम्हारा स्टेट है वो इस ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब देखो, एक तुमने सेट स्टेट फंक्शन बना दिया, जो तुम्हारा एक्चुअल वेरिएबल था ऑब्वियसली उसकी स्टेट चेंज होगी, तो उस स्टेट को चेंज करने के लिए एक सेट स्टेट तुमने फंक्शन बना दिया। अब सेट स्टेट जब करोगे तो तुम कौन सी नेक्स्ट स्टेट में डालना चाहते हो उसका ऑब्जेक्ट पास करोगे, और जो तुम्हारी करंट स्टेट है वो उसमें सेट हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही तुमने एक नेक्स्ट फंक्शन बना दिया। अभी जो नेक्स्ट फंक्शन है ना, ध्यान से देखना हम कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज को सेग्रीगेट कर रहे हैं। हमने बोला था कि जो हमारी ऑर्डर क्लास है, स्टेट को और स्टेट के चेंज करने के तरीके को हमें अलग करना है वाया यूजिंग स्टेट पैटर्न। तो स्टेट को चेंज करने का जो तरीका है, स्टेट डॉट नेक्स्ट, देखो ये जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट फंक्शन जो कि स्टेट को चेंज करता है, वो ऑर्डर क्लास का पार्ट नहीं है, वो उन स्टेट्स का पार्ट है। प्लेस स्टेट, आउट फॉर डिलीवरी स्टेट, जो भी डिफरेंट स्टेट्स होंगी, है ना, वो ऑर्डर क्लास का पार्ट नहीं है। तो हमने कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सेग्रीगेट किया, स्टेट को चेंज करने का लॉजिक हमने ऑर्डर क्लास से हटा दिया। ठीक है, तो तो ये जो नेक्स्ट फंक्शन है वो सिंपली कुछ नहीं करता है, क्योंकि हमें पहले से पता है कि पहली स्टेट पे अगर वो है प्लेस स्टेट पे तो अगली स्टेट प्रिपेयर ही होगी, डायरेक्ट आउट फॉर डिलीवरी नहीं होगी। प्रिपेयर्ड है तो अगली स्टेट आउट फॉर डिलीवरी होगी, डायरेक्ट डिलीवर्ड नहीं होगी, है ना। इस वजह से ये जो नेक्स्ट फंक्शन है ना, ये अगली स्टेट को डिफाइन करता है। अब अगली स्टेट को डिफाइन करने के लिए क्या करता है, अब तुम्हारा ऑर्डर जिस भी स्टेट में है उस स्टेट की नेक्स्ट फंक्शन को कॉल करता है। तो इसका मतलब ये है कि जितनी भी स्टेट क्लासेस हैं सब ने नेक्स्ट फंक्शन को इम्प्लीमेंट किया होगा, है ना। जैसे प्लेस्ड स्टेट ले लो, प्लेस्ड के बाद क्या आता है, आउट फॉर डिलीवरी। तो इसका जो नेक्स्ट फंक्शन है वो देखो, सॉरी, प्लेस्ड के बाद आता है प्रिपेयरिंग स्टेट। तो इसका जो नेक्स्ट फंक्शन है प्लेस स्टेट क्लास का नेक्स्ट फंक्शन, वो प्रिपेयरिंग स्टेट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाता है और सेट स्टेट फंक्शन कॉल कर देता है। ठीक है, मतलब ये जो क्लास है ये प्लेस स्टेट में है, इसका जो नेक्स्ट फंक्शन है वो उस ऑब्जेक्ट पे इम्प्लीमेंट होगा जो ऑब्जेक्ट आपने यहाँ पास किया गया होगा। ठीक है, तो जो ऑर्डर है उसका सेट स्टेट फंक्शन कॉल होगा और उसमें नेक्स्ट स्टेट जो होने वाली है यानी कि प्रिपेयरिंग स्टेट वो पास हो जाएगी। ठीक है, तो जब आप यहाँ नीचे ये जो नेक्स्ट फंक्शन कॉल करोगे ऑर्डर क्लास का, तो ये करेगा क्या,
करंट जो आपकी स्टेट है उसका नेक्स्ट फंक्शन कॉल करेगा। करंट स्टेट थी आपकी प्लेस स्टेट, प्लेस स्टेट का नेक्स्ट फंक्शन, प्लेस स्टेट का नेक्स्ट फंक्शन ये रहा। वो क्या करेगा, उस ऑर्डर ऑब्जेक्ट का सेट फंक्शन कॉल करेगा, सेट स्टेट, और उसमें प्रिपेयरिंग स्टेट डालेगा। मतलब ये जो सेट स्टेट फंक्शन है, ये सेट स्टेट फंक्शन, ये सेट फंक्शन, ये सेट स्टेट फंक्शन, ये सेट स्टेट फंक्शन, ये सेट स्टेट फंक्शन, ये कॉल होगा कहाँ से, यहाँ से, ठीक है। और उसमें प्रिपेयरिंग स्टेट का ऑब्जेक्ट आएगा। इससे फ़ायदा क्या होगा, जैसे ही आप ये नेक्स्ट फंक्शन कॉल करोगे तो करंट स्टेट जो कि प्लेस स्टेट थी अब वो चेंज हो जाएगी और बन जाएगी प्रिपेयरिंग स्टेट, ठीक है। उसके बाद सपोज करो करंट स्टेट प्लेस स्टेट है, अब उसको आपको आउट फॉर डिलीवरी करना है। फिर से आपने नेक्स्ट फंक्शन कॉल किया, जब नेक्स्ट फंक्शन कॉल किया तो जो करंट स्टेट है उसका नेक्स्ट जो फंक्शन है, यानी जो चेंज करने का लॉजिक है, वो कॉल होगा और उसमें आप करंट ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पास करोगे। फिर जो प्रिपेयर्ड स्टेट क्लास है उसके अंदर नेक्स्ट फंक्शन होगा जो एग्जीक्यूट होगा, और वो क्या करेगा ना, देखो मैं दिखा देता हूँ। प्रिपेयरिंग स्टेट के अंदर नेक्स्ट फंक्शन है, जो भी आपने ऑर्डर पास किया है उसका सेट स्टेट फंक्शन कॉल करेगा और उसमें आउट फॉर डिलीवरी का ऑब्जेक्ट पास कर देगा। यानी कि आप यहाँ पे थे, प्लेस स्टेट आपकी प्रिपेयर, करंट स्टेट आपकी प्रिपेयरिंग पे थी, आपने नेक्स्ट फंक्शन कॉल किया और जो प्लेस स्टेट है उसका नेक्स्ट फंक्शन यहाँ पे कॉल हुआ, उसमें ऑब्जेक्ट दिया था ऑर्डर का। अब मैंने अभी आपको दिखाया कि ऊपर जो नेक्स्ट फंक्शन का इम्प्लीमेंटेशन है वो क्या कर रहा है, वो सिंपली ऑर्डर डॉट सेट स्टेट कॉल कर रहा है, और सॉरी ऑर्डर डॉट सेट स्टेट कॉल कर रहा है, आउट फॉर डिलीवरी का ऑब्जेक्ट दे रहा है। मतलब इस ऑर्डर क्लास का सेट स्टेट फंक्शन कॉल कर रहा है और उसमें ऑब्जेक्ट कौन सा दे रहा है, ऑब्जेक्ट दे रहा है आउट फॉर डिलीवरी स्टेट का, और वो जाके असाइन हो जा रही है करंट स्टेट पे, है ना। तो अब देखो कितना सिंपल हो गया। कल को मान लो अगर आपके पास एक और स्टेट आ गई रिटर्न नाम की, ठीक है, तो ऑर्डर रिटर्न कब होता है, जब वो प्लेस हो गया, प्रिपेयर हो गया, आउट फॉर डिलीवरी हो गया, डिलीवर भी हो गया, उसके बाद ही रिटर्न करोगे। ऑर्डर अभी प्लेस ही हो रहा है या प्रिपेयर ही हो रहा है या अभी रास्ते में आउट फॉर डिलीवरी और तभी रिटर्न करोगे, ऐसे नहीं ना। पहले आपको मिल गया, आपने देखा, तब आप रिटर्न करते हो, ठीक है। आपको सही नहीं लगा तो आप कुछ नहीं करोगे। रिटर्न क्या है, एक स्टेट है, तो रिटर्न स्टेट के लिए भी एक क्लास बना दोगे, जैसे प्लेस स्टेट के लिए, आउट फॉर डिलीवरी स्टेट के लिए, डिफरेंट स्टेट के लिए, वैसे ही रिटर्न स्टेट के लिए भी एक क्लास बना दोगे। और उस क्लास के अंदर भी एक नेक्स्ट नाम का फंक्शन होगा, ठीक है। अब क्या होगा, मान लो जो आपका ऑर्डर है अभी उसकी करंट स्टेट क्या है, डिलीवर्ड। अब आप उसका नेक्स्ट फंक्शन कॉल करोगे, है ना। तो जो करंट स्टेट का है नेक्स्ट फंक्शन होगा वो कॉल होगा, डिलीवर्ड का जो नेक्स्ट फंक्शन है वो कॉल्ड होगा। अब क्योंकि आपको रिटर्न भी कराना है, तो पहले तो आप लगा रहे थे कि सिस्टम आउट प्रिंटलन ऑर्डर ऑलरेडी डिलीवर, बट फिर आप क्या करोगे, ऑर्डर डॉट सेट स्टेट न्यू रिटर्न्ड स्टेट, ठीक है। तो देखो बस आपको वन लाइन का चेंज करना पड़ा, और क्योंकि आपने इफ एल्स कुछ नहीं है यहाँ पे, और सिर्फ वन लाइन का चेंज किया और एक आपने एक्स्ट्रा क्लास बना दी रिटर्न स्टेट के लिए, इससे आपका केस हैंडल हो गया रिटर्न वाला, ठीक है। और इवन मान लो यहाँ पे आपने कुछ लॉजिक लिखा जिसकी वजह से कोड चलना बंद हुआ, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही फंक्शनैलिटी इफेक्ट होगी। वो फंक्शनैलिटी क्या होगी कि जब आपका ऑर्डर डिलीवर स्टेट में है और उसको आप रिटर्न कराना चाह रहे हो तो सिस्टम फट जा रहा है, बट उसके पहले का सिस्टम बराबर चल रहा है। वही इफेल्स वाले केस में हमने क्या देखा था, इफेल्स वाले केस में हमने ये देखा था कि यहाँ पे मान लो आप कुछ नया इफेल्स लगाते हो और उसमें कुछ ऐसा लॉजिक डाल दे रहे हो जिससे सिस्टम फट जा रहा है, तो प्रीवियस केसेस भी उड़ जा रहे हैं। यहाँ पे प्रीवियस केसेस नहीं उड़ेंगे, प्रीवियस केसेस बराबर चलते रहेंगे, क्योंकि जो नई क्लास है मान लो उसके लॉजिक में कोई दिक्कत आ गई तो आपको सिर्फ नई क्लास का लॉजिक टेस्ट करना होगा, पुरानी में आपने छेड़छाड़ नहीं की है। तो बस यही होता है स्टेट डिज़ाइन पैटर्न। तो मैं एक बार ना आपको एक्सकेलेड्रॉ में बता दे रहा हूँ कि हम एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं।
शायद कोड में आप थोड़े से कंफ्यूज हो गए हो, आपको बार बार वीडियो देखना पड़ेगा तो आपको पक्का समझ में आ जाएगा। तो देखो यार, हम क्या करते हैं ना स्टेट पैटर्न में, एक तो आपका हो जाता है वेरिएबल। अब वेरिएबल होता क्या है? वेरिएबल इज समथिंग विच कैन चेंज इट्स स्टेट, है ना। बचपन में पढ़ते हैं ना, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4, x आर वेरिएबल, y आर वेरिएबल, दे कैन बी एनीथिंग, राइट। तो सिमिलरली एक वेरिएबल की क्लास आप बनाते हो, हमारे केस में उसका नाम है ऑर्डर, ठीक है। अब जो मल्टीपल स्टेट्स है ना, उन सारी स्टेट्स के लिए आप अलग अलग क्लासेस बना लेते हो। अरे यार, एक क्लास ये रही, एक क्लास ये रही, एक क्लास ये रही, एक क्लास ये रही, ठीक है। मान लो प्लेस, प्लेस स्टेट मतलब ऑर्डर प्लेस हो गया है। दूसरी प्रिपेयरिंग स्टेट, ऑर्डर प्रिपेयर हो रहा है। आउट फॉर डिलीवरी स्टेट, ऑर्डर इज आउट फॉर डिलीवरी, रास्ते में है। डिलीवर्ड स्टेट, डिलीवर हो चुका है, कस्टमर को मिल गया है। तो कुछ नहीं करते हो यार, जो स्टेट चेंज करने का लॉजिक है वो हमने उठा के इन क्लासेस में डाल दिया, नेक्स्ट नेक्स्ट फंक्शन के अंदर। ठीक है। और जो हमारी ऑर्डर क्लास थी, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। और रुको जरा, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, हाँ। तो देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमें सेग्रीगेट करनी थी। कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी? स्टेट और स्टेट के चेंज होने का लॉजिक, दोनों को सेग्रीगेट करना था। तो हमने स्टेट के चेंज होने का लॉजिक हमारी वेरिएबल क्लास से हटाकर स्टेट क्लासेस के अंदर डाल दिया, ठीक है। और करंट स्टेट को मेंटेन करने का लॉजिक, करंट स्टेट को सेट करने का लॉजिक हमारी वेरिएबल क्लास में ही रहने दिया, यानी ऑर्डर क्लास में ही रहने दिया, ठीक है। तो जो आपका वेरिएबल है, स्टेट सेट करने का लॉजिक उस वेरिएबल क्लास में डालो, स्टेट को चेंज करने का लॉजिक स्टेट्स की क्लासेस में डालो, ठीक है। इतना हमने किया है। बाकी आप थोड़ा सा रिवाइंड करके दोबारा देखेंगे तो आपको समझ जाएगा कि सेट स्टेट और नेक्स्ट का इम्प्लीमेंटेशन कैसे हुआ है। और फ़ायदे क्या होते हैं? फ़ायदे बस इतने से होते हैं कि कल को कोई नई स्टेट आ गई, इसे रिटर्न करवानी है, तो आपने यहाँ पे रिटर्न स्टेट की क्लास बना दी और उसको भी एक नेक्स्ट फंक्शन दे दिया। अच्छा, अब ये वर्क क्यों कर रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे हमें पता है कि जो स्टेट चेंज हो रहा है ना वो सीरीज़ में हो रहा है। पहले ऑर्डर हमेशा प्लेस होगा, उसके बाद ही वो प्रिपेयर होगा, ठीक है। वो प्लेस होने के बाद डायरेक्ट आउट फॉर डिलीवरी नहीं हो सकता, प्रिपेयर होगा फिर आउट फॉर डिलीवरी होगा, आउट फॉर डिलीवरी होगा फिर डिलीवर होगा, ठीक है। और फिर वो रिटर्न स्टेट में आएगा। तो जब भी सीरीज में स्टेट चेंज हो रही है ना, तब तो आप नेक्स्ट फंक्शन को यहाँ पे ला सकते हो, स्टेट्स के अंदर ला सकते हो, क्योंकि हर क्लास को पता है कि अगर उसका नेक्स्ट फंक्शन कॉल होगा तो अगली स्टेट कौन सी होगी, ठीक है। अब आप सबके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि मान लो हमारी सिचुएशन ऐसी है कि सीरीज में स्टेट चेंज नहीं हो सकता है कहीं से कुछ भी स्टेट चेंज हो जाए, हो सकता है कुछ ऐसा सिस्टम हो कि प्लेस करने के बाद हम डायरेक्ट डिलीवरी के लिए भेज रहे हैं, क्योंकि हमें प्रिपेयर करने की ज़रूरत ही नहीं है, मैगी थोड़ी बना रहे हैं, बैडमिंटन पड़ा हुआ है, उठाया डिलीवर मार दिया। तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि इसको कैसे टैकल किया जाता है। इसका वीडियो भी मैं बहुत जल्दी लाऊंगा, बट मैं इस वीडियो में भी लाना चाह रहा था, बट मैं इसलिए नहीं लाया कि थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता। बट मेरे से ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था, मैंने सेम यही एक्सप्लेनेशन दिया था, मुझसे पूछ लिया गया था कि सीरीज़ में अगर स्टेट चेंज नहीं हो रही है तो आप इस नेक्स्ट फंक्शन के लॉजिक को सेग्रीगेट नहीं कर पाओगे। तो उसको भी सेग्रीगेट करने का एक ढांसू तरीका है जो मैं आपको बताऊंगा, बट आप पहले कमेंट्स में ज़रूर बताइए, आपका होमवर्क है कि उस केस में आप कैसे चेंज करोगे। तो बस दोस्तों, यही था स्टेट डिज़ाइन पैटर्न। आज का वीडियो यही ख़त्म करते हैं। लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फीडबैक में ज़रूर बताएं कि आपको मेरा तरीका कैसा लगता है।
और क्या मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, साउंड क्वालिटी कैसी है, वीडियो क्वालिटी कैसी है, जो भी आपका फीडबैक हो, गाली लिखनी हो, कुछ भी लिख दो यार। मतलब मेरे को तो इम्प्रूव करना है, जो आप बताओगे वही बढ़िया रहेगा। तो चलिए ख़त्म करते हैं, अलविदा दोस्तों।